उसे लगा कि सामने वाला व्यक्ति अचानक रुक क्यों गया। उसे थोड़ी हैरानी हुई। ये आदमी रुक क्यों गया? थोड़ा और आगे बढ़ता तो अच्छा होता। तब मैं हमला शुरू कर सकता था। लिनफे ने बारबेक्यू का आखिरी निवाला खत्म किया, हाथ में पकड़ी लकड़ी की स्टिक जमीन पर फेंकी और शांत स्वर में कहा, छिपे मत रहो, बाहर आ जाओ। क्या? मुझे पकड़ लिया गया? घास में छिपा काले ये सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह घास से बाहर निकलकर लिनफे पर चिपटने ही वाला था। लेकिन उसी पल धुंधली शाम के आसमान के नीचे लिनफे के सामने की घास से एक तीर निकलकर आफ्टर इमेज बनाता हुआ सीधे उसके चेहरे की तरफ आया। घास से निकलने ही वाला काले ये दृश्य देखकर सिहर उठा। उसकी ताकत सीमित थी, इसलिए वह अपनी आंखों से उस तीर को साफ नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी एबिलिटी सुपर परसेप्शन चमक उठी। हल्के सुनहरे रंग की तीर की ट्रेजेक्टरी उसकी चेतना में साफ उभर आई। एबिलिटी से मिले फीडबैक के आधार पर जलई तुरंत समझ गया कि इस तीर की लिथैलिटी सेकंड ऑर्डर हाई स्टेज से भी ऊपर है। अगर इसका निशाना वह खुद होता तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। इस तीर की ताकत तो बस औसत है। इससे मुझे मारने की कोशिश करना कितना बेवकूफी भरा है। लिन फे ने पल भर में हमले की ताकत आंकी और तिरस्कार से होंठ मोड़ लिए। स्वाभाविक रूप से उसने बाईं ओर एक कदम बढ़ाया, तीर की ट्रेजेक्टरी से बचते हुए उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था। तभी एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने तुरंत अपना इरादा बदला और दायां हाथ पीछे ले गया। 5 मिलियन की कीमत, कई स्पिरिचुअल मटेरियल से बनी लेटेस्ट स्पिरिचुअल वेपन लॉन्गस्वर्ड उसके हाथ में प्रकट हो गई। हथियार निकालते ही लिनफे ने बैकहैंड से वार किया, तीर को बिल्कुल सटीकता से काट दिया। ये व्यापारी काफी ताकतवर है। घास में छिपा यूले मन ही मन चौंक गया। उसे लगा था कि लिनफे इस हमले में मर जाएगा, लेकिन उसने न सिर्फ बचाव किया बल्कि हमला भी बेअसर कर दिया। शाह! शाह! लिनफे के बाएं और दाएं तरफ की घास में हलचल हुई। दो लाइजर्डमैन उछलकर बाहर आए और दोनों ओर से उस पर टूट पड़े। उनके हाथों में ओरा से लिपटे लॉन्ग सोर्ड थे। घूमती हुई एनर्जी ने हवा को तक मोड़ दिया। यह हमला सीधे लिनफे को दो कड़ों में काटने के लिए था। लिनफे का शरीर झिलमिलाया। मौके पर बस एक आफ्टर इमेज रह गया। अगले ही पल वह 7-8 मीटर दूर प्रकट हुआ। धड़ाम! दोनों लाइजर्डमैन के वार हवा को चीरते हुए जमीन पर गिर गिरे और जमीन पर दो गहरी तलवार की लकीरें बन गई। ये दोनों सेकंड टियर पिनिकल पावर हाउस हैं। घास में छिपे खलई ने उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस कर तुरंत ताकत का अंदाजा लगा लिया। लेकिन उससे और ज्यादा डर इस बात का था कि उसकी एबिलिटी से सामने की घास में छिपा तीसरा असैसिन भी नजर आ रहा था। उसकी ताकत शायद सेकंड ऑर्डर पीक से भी ऊपर थी। ये जगह बहुत खतरनाक है। अब यहां रुकना सही नहीं, लेकिन अगर अभी बाहर निकला तो शायद इन्हीं किलर्स के हाथों मारा जाऊं। श्याले पूरी तरह दुविधा में फंस गया। लिंशुई सिटी ज्यादा दूर नहीं थी और वहां गार्ड्स लगातार पेट्रोल करते रहते थे। किलर्स जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने सोचा था कि एक ट्रेडर को मारना आसान होगा, लेकिन सामने वाला उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। अब उनके पास पूरी ताकत झोंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान घास में लेटे जैले की एबिलिटी ने फिर से उसके दिमाग में एक दृश्य उभारा। तीसरा असैसिन जिसने अब तक हमला नहीं किया था, अजीब रंग से लिनफे के पीछे प्रकट हुआ और उसकी खोपड़ी पर मुक्का मार दिया। एस्केप लिनफे का चेहरा अब भी बेफिक्र था। तीसरा असैसिन जैसे ही पीछे उभरा, वह पहले से तैयार था। मुक्का कान के पास से हवा चीरता हुआ गुजरा, गरजते हुए बादल जैसी आवाज के साथ। धम! मुक्के से निकली तेज हवा ने आसमान में रिपल बनाते हुए एक एयर सर्कल फैला दिया। पहला हमला चूक गया। तीसरा असैसिन खुद भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ सेकंड ऑर्डर हाई लेवल स्ट्रेंथ वाला ये व्यापारी उसकी स्नीक अटैक से बच जाएगा। लिन फे आगे छलांग लगाकर बचा ही था कि सामने से दो सेकंड ऑर्डर पीक किलर्स की तलवारें उस पर टूट पड़ी। डिंग! 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 लिन फे ने अपनी तलवार घुमाकर दोनों वारों को हटा दिया। जमीन पर उतरते ही वह बगल की तरफ भागा, लेकिन कुछ ही कदमों में पीछे से हवा फटने की आवाज तेजी से पास आई। वही असैसिन जिसने पहले अर्थ एस्केप एबिलिटी इस्तेमाल की थी, फिर से उसके पीछे प्रकट हो गया। लिनफे पलटा और हाथ में पकड़ी लॉन्गसवर्ड से सीधा वार किया। डिंग! उसकी स्पिरिचुअल वेपन लॉन्गसवर्ड तीसरे किलर की स्पिरिचुअल वेपन डैगर से टकराई। तेज चिंगारियां भड़क उठीं। बुरा हुआ। तीसरे किलर ने महसूस किया कि उसकी डैगर धीरे धीरे कट रही है।
लिनफे ने देखा कि सामने वाला पीछे हटना चाहता है। उसने बिना ज्यादा ताकत लगाए दायां पैर उठाया और सीधे उसके सीने पर लात मारी। धड़ाम! भारी आवाज गूंजी। लात खाया जमीन पर 10 मीटर से ज्यादा फिसलता चला गया। उसके जूते का मोटा सोल तक फट गया। नामुमकिन? इस व्यापारी में तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर हाई लेवल स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है। फिर इतनी जबरदस्त ताकत कैसे? किसी तरह संभलते हुए असैसिन ने खून उगला। उसके दिल में डर समा चुका था। मुझे अंदाजा था कि अपनी दौलत दिखाने के बाद मैं निशाना बनूंगा, लेकिन इतना प्रोफेशनल अटैक, ये उम्मीद से बाहर है। मेरी जानकारी के मुताबिक 2 सेकंड टियर पिनिकल और एक थर्ड टियर अर्ली स्टेज कल्टिवेटर को भेजने वाला पीछे से कम कोई मीडियम साइज ट्राइब होगा। लिनफे ने सामने खड़े 3 लाइजर्डमैन किलर्स को देखते हुए मन ही मन सोचा, कहीं वही आदमी तो नहीं जिसने इन्हें मुझे मारने भेजा है। घायल असैसिन जानता था कि अब देरी नहीं की जा सकती। सीने के तेज दर्द को सहते हुए वह बाकी 2 सेकंड टियर पीक असैसिन्स के साथ फिर से लिनफे पर टूट पड़ा। तीनों किलर्स साफ तौर पर एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम थे। थर्ड स्टेज अर्ली वाला आगे से दबाव बनाता और दोनों सेकंड टियर पीक साइड से सपोर्ट देते। उनका हमला बेहद टाइट और लीथल था। अगर मैं इन तीनों के कंबाइंड अटैक का सामना करता तो एक राउंड भी नहीं टिक पाता। घास में छिपे कले के दिल में यह भयानक ख्याल कौन था? उसने पलक छपकाए बिना दूर देखा। तीनों असैसिन्स लिनफे की तरफ झपट रहे थे। अगले ही पल जो दृश्य उसने देखा, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। शुरू में व्यापारी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे तीनों भयानक किलर से डर गया हो। अचानक कटक! कले की एबिलिटी के जरिए उसके दिमाग में साफ तस्वीर उभरी। व्यापारी के पैरों के तलवों से ठंडी लहर फैली और जमीन पर एक पतली के पारदर्शी बर्फ की परत जम गई। जैसे ही तीनों असैसिन्स उस जमी हुई जमीन पर कदम रखते हैं, बर्फ बिजली की रफ्तार से ऊपर चढ़ती है, उनके पैरों से फैलते हुए पूरे शरीर में दौड़ जाती है। पलक चपकते ही तीनों किलर्स के सिर अलग हो चुके थे। बाकी शरीर बर्फ में पूरी तरह जमे हुए थे और फिर भी धड़ दौड़ने की मुद्रा में खड़े थे। जमे हुए तीनों लाइजर्डमैन एक साथ चिल्ला उठे। उन्होंने अपने शरीर की साइकिक एनर्जी को पूरी तरह उकसाया, सारी ताकत फोड़ दी और जमी हुई बर्फ को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। क्रैक! बर्फ की सतह पर घनी दरारें उभर आईं। लिनफे ने हल्की सी ओह की आवाज के साथ हंसी उड़ाई और फिर वो दरारें तेजी से खुद ही भर गईं। तीनों लेजर्डमैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दांत भींचे और फिर से पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश की। लिनफे ने देखा कि ज्यादा जोर लगाने से उनके हरे चेहरे लाल पड़ने लगे हैं। उसने बड़े ही दयालु स्वर में कहा, ताकत बचाकर रखो। मैंने तुम्हें फ्रीज किया है, बाहर निकलने का सपना मत देखो। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ टियर 2 ताकत के साथ तुम इतने मजबूत नहीं हो सकते। तुम्हारी असली ताकत क्या है? टियर 3 अर्ली स्टेज वाला लेजर्डमैन ये सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह टियर 2 लेवल के किसी आदमी से हार गया है। मौत सामने खड़ी है और तुम्हें अब भी यही जानना है? लिनफे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बता दो ताकि मैं समझ सकूं। लेजर्डमैन ने जिद की, तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझे मारने किसने भेजा? लिनफे ने जवाब दिया। तीनों लिजर्डमैन चुप हो गए। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। मर जाएंगे, लेकिन पीछे बैठे मास्टरमाइंड को बिट्रे नहीं करेंगे। लिनफे ने सिर हिलाया और हल्के से हंस दिया। कितने बेशर्म हो, लेकिन अगर नहीं बताओगे तो भी मैंने अंदाजा लगा लिया है। आज लिंचुई सिटी में मेरा पहला दिन है। मुझसे दुश्मनी रखने वाला और तुम्हारे जैसे किलर्स भेज सकने वाला जियान ट्राइब का वही लिजर्डमैन शुकन। तीनों लिजर्डमैन की आंखें सख्त हो गईं। लिनफे की बात ने उन्हें भीतर तक हिला दिया था। जब तुम्हें पता ही है कि हम कहां से आए हैं, तो बेहतर है हमें छोड़ दो। हमारे हेल्पर्स आने वाले हैं और तब तुम्हें कोई अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा। ट्यू पीक वाले दोनों लिजर्डमैन ने धमकी दी। लिनफे को हंसी आ गई। मरने के कगार पर खड़े होकर भी ऐसी बेवकूफी भरी बातें। खड़क! जो बर्फ थोड़ी देर शांत थी, वह फिर से फैलने लगी। पलक छपकते ही डर से भरे तीनों लाइजर्डमैन पूरी तरह से फ्रीज हो गए। दूर घास में लेटा खाले डर के मारे हिल भी नहीं पाया। अपनी एबिलिटी की मदद से उसने साफ महसूस किया, अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर तीनों असैसिन्स बस कुछ ही सेकंड में पूरी तरह लाइफ ब्रेथ खो चुके थे। धम धम! लिनफे ने हाथ हिलाया। तीनों लाइजर्डमैन आइस स्कल्पचर्स हवा में उछले, दूर घनी घास में गिरे और टुकड़ों में बिखर गए। टैबू!
खामोश मैदान में कदमों की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। घास में छिपा सैली आंखें फाड़े पड़ा था। उसका शरीर अकड़ चुका था। सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मानो वह खुद एक मूर्ति बन गया हो। लिन फेई रुका। उसने 8-9 मीटर दूर की घास की ओर देखा और कहा, खुद बाहर आ जाओ, मुझे जबरदस्ती बुलाना मत पड़े। घास में छिपे एक साली का चेहरा सफेद पड़ गया। पसीने की मोटी बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, खत्म। इस बार तो मैं गया। बाहर आओ। लिनफे ने फिर कहा। सर। एक कांपती हुई आकृति घास से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आया, घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मालिक, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस एक राहगीर हूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। इस लिजर्ड मैन में तो जरा भी हड्डी नहीं है। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं। लिनफे ने उसे देखते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ एक राहगीर हो? हाँ, हाँ, मैं बस यूं ही गुजर रहा था। खली ने लहसुन की तरह सिर हिलाया। शहर में तुम मेरा पीछा कर रहे थे। यहां तक मेरा पीछा करते आए। इतनी दूर तक मेरे पीछे पीछे चले आए। और अब कह रहे हो कि राहगीर हो? क्या तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगा? लिनफे ने मुस्कुराकर पलटकर सवाल किया। मुझे बहुत पहले ही पकड़ लिया गया था। खले के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसके दिल में सिर्फ दहशत थी। अब चुप क्यों हो गए? लिनफे ने पूछा। मालिक, माफ दीजिए, गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। कृपया इस छोटे से जीवन को छोड़ दीजिए। यानले रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। ये लिजर्डमैन कितना शोर मचाता है। लिनफे ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चुप रहो। आवाज सुनते ही जाली ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। वह चुपचाप बैठकर अपने जीवन और मृत्यु के फैसले का इंतजार करने लगा। लिनफे ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, जो भी कीमती चीजें तुम्हारे पास हैं, सब मुझे दे दो। हाँ? यानले हक्का बक्का रह गया। हाँ, क्या? जो कीमती है, सब निकाल कर दे दो। इतनी सी बात समझ नहीं आती? लिनफे ने टोका। जी जी। जाली ने जल्दी जल्दी टटोलकर अपनी पर्स निकाली और लिनफे को दे दी। फिर वापस घास के पास गया, अपना हथियार उठाया और दोनों हाथों से लिनफे के सामने पकड़ लिया। इस लाइजर्डमैन के पास सिर्फ एक गोल्ड कॉइन और 30 सिल्वर कॉइन्स थे। वाकई पूरा कंगाल। पैसे गिनते हुए लिनफे ने मन में सोचा। फिर उसने खालाई के हथियार को नफरत भरी नजर से देखा और कहा, हथियार अपने पास रखो। अब यहां से दफा हो जाओ। यह सुनते ही जैली को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। अगले ही पल वह घास में घुसा और जान बचाकर भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने पलटकर देखा। वह ताकतवर आदमी गायब हो चुका था। जैली रुका, पंजों के बल खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। 10 मिनट बीत गए। आसमान और अंधेरा हो गया। वह कुछ देर हिचकिचाया, फिर दांत भींचकर वापस उसी जगह लौट आया जहां लिनफेई ने तीनों लाइजर्डमैन से लड़ाई की थी। हालांकि रात हो चुकी थी, लेकिन आज चांद काफी चमकीला था, जिससे उसे थोड़ी सहूलियत मिली। याद के सहारे उसने उन जगहों को ढूंढ लिया जहां तीनों लेजर्डमैन बर्फ में जमे हुए थे। बर्फ अब तक पूरी तरह पिघली नहीं थी। घास में हल्की ठंडक फैली हुई थी। जमे हुए टुकड़ों को देखकर यनले सिहर उठा। अरे बाप रे! इनका हाल कितना भयानक हुआ। अच्छा हुआ मैं समझदार निकला, नहीं तो आज इन्हीं की तरह पड़ा होता। घास में झुके हुए वह खुद को दिल ही दिल में शाबाशी दे रहा था और कुछ ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद गंदे हाथों के साथ जाली खुशी खुशी घास से बाहर निकला। उसके हाथ में 3 चीजें थीं, 2 लॉन्ग नाइव्स और एक डैगर। चांदनी में साफ दिख रहा था कि ये तीनों सायोनिक वेपन्स लिनफे से भिड़ने के बाद थोड़े डैमेज्ड हो गए थे, लेकिन अब भी इस्तेमाल लायक थे। अगर इन्हें मार्केट में बेच दिया जाए तो 8 या 9 स्पिरिट स्टोन मिल सकते थे। गोल्ड कॉइन्स में बदलो तो ये एक छोटी मोटी दौलत थी। मैं अमीर बन गया। सच में अमीर बन गया। हालांकि आज मेरी जान बाल बाल बची। लगभग उस ताकतवर आदमी के हाथों मारा ही गया था, लेकिन इतना बड़ा फायदा मिल गया। सब कुछ वसूल हो गया। कल सुबह बाजार में ये चीजें बेचते ही मैं तुरंत लिंच सिटी छोड़ दूंगा। शले खुशी से बुदबुदाता हुआ बोला। फिर तेजी से उस बैटल साइट से निकलकर लिंशुई सिटी की ओर बढ़ गया। श्याले के जाने के कुछ ही देर बाद गार्ड्स की एक पेट्रोल टीम वहां पहुंची। मौके पर मौजूद लड़ाई के निशानों से उन्होंने घास में पड़े 3 लाइजर्डमैन किलर्स को ढूंढ निकाला। कैप्टन, क्या इन्हें समेटकर जांच के लिए वापस ले चले? एक सोल्जर ने पूछा। कैप्टन ने सिर हिलाया। नहीं, हालत देखकर लगता है कि ले जाने का कोई मतलब नहीं। सीधे अगले पेट्रोल पॉइंट चलते हैं। लिंशुई सिटी के एक इन में लेजर्डमैन सुकुन कमरे में आगे पीछे टहल रहा था। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी।
अब तक वो तीनों लौटे क्यों नहीं? सिर्फ एक सेकंड टियर मर्चेंट को मारना था। इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? ठक ठक ठक। दरवाजे पर नॉक हुई। सुकुन ने जाकर कुर्सी संभाली और बोला, आओ। एक लेजर्डमैन अंदर आया। उसके माथे पर एक स्कार था। उसने आदर से कहा, मास्टर सुकुन, चिंगजू ट्राइब के जाजी लोग अपने खरीदे हुए हथियारों के साथ अपने इन में लौट आए हैं, लेकिन वो सब अंदर ही दुबके हुए हैं। सुकुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर गहरी आवाज में बोला, हम वो लोग शायद डर रहे हैं कि हम वापसी के रास्ते में उन पर हमला न कर दें, इसलिए फिलहाल शहर में छिपे हुए हैं जब तक उनके ट्राइब से मदद नहीं आ जाती। माथे पर स्कार वाले लिजर्डमैन ने सुझाव दिया, मास्टर सुकुन, क्यों न हम मौका देखकर शहर के अंदर ही उन्हें खत्म कर दें। धड़ाम। शुकुन ने सामने रखी टी टेबल पर जोर से हाथ मारा। बकवास। ये लिंचुई सिटी है। अगर हमने ऐसा किया तो यहां का लॉर्ड हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ करें। वो लिजर्डमैन तुरंत सिर झुकाकर बोला, याद रखो, ये लिंचुई सिटी है। यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहकर भी नहीं कर सकते। दिमाग लगाकर सुझाव दिया करो। ऐसी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बातें दोबारा मत कहना। सुकुन ने सख्ती से कहा, जी मास्टर, याद रखूंगा। लिजर्डमैन ने गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है, जाओ। चिंगट्राई पर नजर रखो। उन्हें हमारी आंखों के सामने से भागने मत देना। सुकुन ने आदेश दिया, जी। वो लाइजर्डमैन झुककर सलाम करता हुआ बाहर चला गया। कमरे में अकेला रह जाने पर सुकुन ने मेज पर रखा टी पॉट उठाया, अपने लिए एक कप भरा और चुस्की ली, ताकि मन की बेचैनी थोड़ी कम हो। वो तीनों अब तक नहीं लौटे। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? उसने खुद से बुदबुदाया। एक सफेद रोशनी चमकी और लिनफे अपने लिविंग रूम में प्रकट हुआ। घर वैसा ही था। लिविंग रूम में टीवी की हल्की रोशनी जल रही थी। बाकी कमरों में अंधेरा था। चटक। लिनफे ने उंगलियां चटकाई और नियन पावर से घर की सारी लाइट्स जला दी। फिर टीवी देख रहे चारों छोटे साथियों से कहा कि आगे से लिविंग रूम की लाइट्स जलाकर ही टीवी देखा करें। ठीक है, चिसे हुआ ने जवाब दिया। क्यों? छोटे स्पैरोज ने पंख फड़फड़ाकर अपनी सहमति जताई। इसके बाद लिनफे ने डिमेंशन स्पेस से अपना फोन और एक बिजनेस कार्ड निकाला। वह स्टडी रूम की ओर चलते हुए उस कार्ड पर लिखे नंबर को डायल करने लगा। रोंगचेंग, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। लूजिकिन की ड्यूटी खत्म होने का समय हो चुका था। पंच कार्ड करने के बाद वह सायोनिक वेपन शॉप से बाहर निकली। पीठ पर छोटा सा बैग टांगे घर की ओर बढ़ी। डीप डूट कुछ ही दूर चली थी कि उसके बैग में रखा फोन बज उठा। उसने बैग खोला, फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी। एक अनजान नंबर। फिर से इंश्योरेंस बेचने वाला तो नहीं। वह मन ही मन सोचते हुए कॉल उठा ली। हेलो मिस लू। हाँ, मैं ही हूं। आप कौन? मेरा नाम लिनफे है। बुधवार को मैंने आपकी दुकान से वेपन्स का एक बैच खरीदा था। क्या आपको याद है? आह मिस्टर लिन, बिल्कुल याद है। क्या कोई काम है? मैं एक और बैच ऑर्डर करना चाहता हूं। सायोनिक वेपन्स, कीमत 1,01,000 प्रति पीस। अजीब है, मिस्टर लिन का पिछला ऑर्डर तो आज सुबह ही डिलीवरी हो गया था। अब फिर से नया ऑर्डर? थोड़ी तो उलझ में पड़ गई। मिस्टर लिन, आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहते हैं? 10,000 पीसेस। इस बार पूरे 100 मिलियन की रेंज में मुझे सभी सोर्ड स्टाइल्स चाहिए। हेलो मिस लू, आप सुन रही हैं? लिनफे ने पूछा। लू जिचियन ने अविश्वास से कहा, मिस्टर लिन, क्या आप वाकई उस क्वालिटी के 10,000 सायोनिक वेपन्स ऑर्डर करना चाहते हैं? हाँ। लिनफे ने बिना हिचक जवाब दिया। लू जिचियन ने थोड़ा सोचा, फिर उसे याद दिलाया। मिस्टर लिन, 10,000 स्पिरिचुअल वेपन सोर्ड्स बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत बड़ी रकम होगी और हमारी शॉप रिटर्न सर्विस नहीं देती। धन्यवाद मिस लू, मैंने सब कुछ अच्छे से सोच लिया है। ये सुनकर लूचियन ने और जोर नहीं दिया। ठीक है मिस्टर लिन, मैं अभी हमारे मैनेजर से बात करती हूँ और फैक्ट्री को एडवांस में इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि मैन्युफैक्चरिंग जल्दी शुरू हो सके। ठीक है, धन्यवाद। मैं कल सुबह शॉप आकर पेमेंट कर दूंगा। लिनफे ने कहा। कॉल खत्म होने के बाद लुजिचियन ने लिनफे का नंबर सेव किया, फोन बैग में रखा और मुड़कर तेज कदमों से वापस वेपन शॉप की ओर चल पड़ी। सिर्फ वेपन्स ही 1,01,000 के हैं। 10,000 वेपन्स मतलब कुल 1 अरब 1 करोड़। कल पेमेंट करूंगा। कार्ड में अभी लगभग 7 अरब 81 करोड़ ही बचे हैं। पैसा सच में बेकार चीज है। कुछ ही दिनों में इतना खर्च हो गया। वैसे मेरे पास अब कुल कितने स्पिरिट स्टोन्स हैं? एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को पहले दिए गए 5 मिलियन निकालकर डायमेंशन स्पेस में 11,04,42,000 स्पिरिट स्टोन्स
और स्पिरिट सेविंग्स कार्ड में 51,100 स्पिरिट स्टोन्स। और हाँ, आज वेपन्स बेचकर मिले 4,500 स्पिरिट स्टोन्स भी जोड़ूं तो वाकई मेरे पास बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हो गए हैं। इतने सारे स्पॉट स्पिरिट स्टोन्स बस पड़े पड़े बढ़ तो नहीं रहे। क्या मुझे एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को और कुछ उधार दे देना चाहिए? स्टडी रूम में बैठा लिनफे अपनी संपत्ति गिनते हुए साथ साथ फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान पर भी सोच रहा था। फिर अच्छे मूड में वह किचन की ओर गया और अपना डिनर बनाने लगा। स्पिरिट वर्ल्ड में लौटने से पहले कुछ बारबेक्यू खा लिया था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी थी। उसने सिंपल डिनर बनाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में एक बोल उबली हुई इंस्टेंट नूडल्स तैयार थी, ऊपर फ्राइड एग्स, सॉसेजेस, श्रिम्प्स और थोड़ी सी हरी सब्जियों के साथ। लिनफे रेस्टोरेंट में बैठा पके हुए इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था और साथ साथ मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था। इसी दौरान लिविंग रूम में चल रहा टीवी बंद हो गया और चिसे हुआ वो छोटे स्पैरोज बालकनी की तरफ चल पड़े। चलते चलते चिसे हुआ अचानक रुकी और लिनफे से बोली, लिनफे, मैं लिटिल स्पैरोज के साथ थोड़ी वॉक पर जा रही हूं। नूडल्स खाते हुए और वीडियो देखते हुए लिनफे ने जवाब दिया, ठीक है, ध्यान रखना कि किसी को दिखाई न दो। हाँ, चीसे हुआ ने सिर हिलाया और फिर लिटिल स्पैरोज के साथ बालकनी से उड़ गई। कुछ देर बाद लिनफे ने खाना खत्म किया, बर्तन धोए और लिविंग रूम में आ गया। उसने टीवी चालू किया, आवाज धीमी की, फिर मोबाइल उठाकर शेयुरोंग को कॉल किया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी अथॉरिटी में शेयुरोंग अभी ऑफिस से निकली नहीं थी और एक फाइल पर काम कर रही थी। हांशुए चुपचाप डेस्क के सामने खड़ी थी, शेयुरोंग के फाइल पढ़कर साइन करने का इंतजार कर रही थी। ट्रिन ट्रिन, टेबल पर रखा फोन बजा। शेयुरोंग ने फाइल नीचे रखी, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। होंठों के कोनों पर हल्की मुस्कान आई, फिर कॉल उठा लिया। हेलो, गुड इवनिंग, डायरेक्टर शाय हूँ। अचानक कॉल किया है, कोई काम है? डायरेक्टर शाय, मैं कुछ और स्पिरिट स्टोन्स उधार देना चाहता हूँ। पता नहीं एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो इंटरेस्टेड है या नहीं। लिनफे ने बिना घुमाए सीधे बात पर आकर कहा। बाएं हाथ में फोन पकड़े और दाएं हाथ में पेन घुमाते हुए शे यूरोंग ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। इस बार कितने स्पिरिट स्टोन्स उधार देने का इरादा है? इस बार 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं, पिछली बार से 2 गुने। क्या सब चाहिए? लिन फेई मुस्कुराकर बोला। हमेशा शांत रहने वाली शेरोंग भी ये संख्या सुनकर चौंक गई। उसके चेहरे पर साफ हैरानी झलक गई। शांत ऑफिस में फोन से आती लिनफे की आवाज हनशे ने भी सुन ली थी। वह भी चौंक गई और अनजाने में उसका मुंह थोड़ा खुल गया। आखिरकार रोंगचेंग एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो की प्रमुख होने के नाते शिरोंग ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने गंभीरता से कहा, लिनफे, हमें सारे चाहिए। क्या सालाना इंटरेस्ट पहले की तरह 8% ही रहेगा? हाँ, आप पहले मैन पावर अरेंज कर लीजिए। कल सुबह मैं एक काम निपटाने के बाद ट्रांजैक्शन एड्रेस भेज दूंगा। लिनफे ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में बेजिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगी और लोगों की अरेंजमेंट कर दूंगी। शियोरोंग ने हल्का सा सिर हिलाया। इसी समय लिनफे को याद आया कि उसके डिमेंशनल स्पेस में अभी अभी मिले रेड ऑइंटमेंट की करीब 2600 बॉटल्स पड़ी हैं। उसने सोचा, स्पिरिट स्टोन्स उधार देते समय कुछ ऑइंटमेंट भी बेच दिए जाएं। अच्छा, मेरे पास कुछ नया आया हुआ रेड ऑइंटमेंट है, करीब 2500 बॉटल्स। क्या आपको चाहिए? लिनफे ने पूछा। रेड ऑइंटमेंट, जो ट्रॉमा के इलाज में बहुत असरदार था, शी यूरोंग के लिए जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। शी यूरोंग मुस्कुराई और बोली, चाहिए। कल जब स्पिरिट स्टोन्स लेंगे तब साथ साथ इसकी भी ट्रेड कर लेंगे। लिनफे को लगा बात पूरी हो गई है। डायरेक्टर शे, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, शीरोंग ने जवाब दिया। कॉल कटने के बाद शीरोंग ने थोड़ी खोई सी दिख रही हनशे को देखा और पुकारा, यस डायरेक्टर। हनशे ने जवाब दिया, तुमने अभी की कॉल सुनी है ना? हाँ। हनशे ने सिर हिलाया। तो जाओ, कल स्पिरिट स्टोन्स एस्कॉर्ट करने के लिए पर्सनल अरेंज कर दो। हनशे ने सिर हिलाया लेकिन तुरंत बाहर नहीं गई। उसने उलझन में पूछा, डायरेक्टर, आपको क्या लगता है लिन फे के पास इतने स्पिरिट स्टोन्स आते कहां से हैं? मार्च में ही उसने हमें 5 मिलियन उधार दिए थे और अब फिर से डबल करके। ये सच में अनबिलीवेबल है। शीयुरोंग कुर्सी की बैकरेस्ट से टिक गई और सिर हिलाकर बोली, हाँ, मुझे भी अनबिलीवेबल लगता है। कुल 15 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स,
एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो और सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे लोग मिलकर भी इन्हें जमा करने में कई साल लगा देंगे। जब तक लिनफे खुद जवाब न दे, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। इसके बाद हंशुए स्टाफ अरेंज करने चली गई और शी यूरोंग ने बेजिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को फोन कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी। एक शांत सड़क पर हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कुछ पतंगे अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। हाफ बनियान पहने एक भारी भरकम आदमी का चेहरा डर से भरा हुआ था। वह उसी सड़क पर बेतहाशा भाग रहा था, जैसे उसके पीछे कोई भयानक चीज लगी हो। काफी दूर तक दौड़ने के बाद थकान के कारण उसे रुकना पड़ा। वह सड़क के किनारे लगे एक पेड़ का सहारा लेकर जोर जोर से सांस लेने लगा। हम्फ हम्फ, ऐसा निर्दयी बच्चा भी हो सकता है? अभी अभी हुए सीन को याद करके उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वह अपने अंडरलिंग्स को लेकर दुश्मन गैंग के कैडर्स को घेर चुका था। जैसे ही वह सामने वाले को अपाहिज करने वाला था, अचानक आसमान से एक फिगर उतरी। बिना कुछ कहे उस शख्स ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। उसके पंचेस और किक्स का कोई मुकाबला नहीं कर सका। हल्के में हड्डियां टूट गई और गंभीर हालत में लोग खून उगलने लगे। एक पूरी तरह मैडनेस। अच्छा हुआ मैं तेज भाग गया, नहीं तो आज तो खत्म ही था। उस भारी आदमी को अपने साथियों को छोड़कर भागने का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि अपनी बच निकलने पर उसे गर्व महसूस हो रहा था। श्श! उसके सिर के ऊपर पेड़ से आवाज आई। नहीं। वह चौंक गया और धीरे धीरे सिर उठाकर देखने लगा। उसी पल एक छोटा सा फिगर पेड़ से कूद पड़ा और हवा में साइड किक मारते हुए सीधे उस आदमी की छाती पर जा लगा। सुन, धड़ाम! वह आदमी कैनन बॉल की तरह उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और पास के एक पेड़ से टकरा गया। आंखें पलट गई और वह बेहोश हो गया। अगर वह खुद फर्स्ट स्टेज मिड लेवल की स्ट्रेंथ वाला न होता, तो यह किक उसे खून उगलने पर मजबूर कर देती। आज की रात सच में अच्छी हार्वेस्ट है। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट जैसी दिखने वाली ची सेहुआ ने कहा। उसके हाथ में एक काला प्लास्टिक बैग था। वह बेहोश पड़े उस आदमी के पास गई, उसकी जेब से वॉलेट निकाला और बैग में डाल दिया। फिर उसका मोबाइल फोन निकाला और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का नंबर मिलाया। हेलो, यहाँ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है। यहाँ एक बेहोश आदमी पड़ा है, किसी को भेजकर हैंडल कर लीजिए। इतना कहकर ची सेहुआ ने चालू कॉल वाला मोबाइल उसी आदमी पर फेंक दिया और मौके से गायब हो गई। शाम का समय था। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक सिक्योरिटी संभालने वाले पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर बाहर से एक गाड़ी आकर ब्यूरो में दाखिल हुई। क्रीच गाड़ी पार्किंग लॉट में रुक गई। कार से दो सिक्योरिटी ऑफिसर्स उतरे। ये वही लोग थे जो पहले ची से हुआ वाले प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट जैसे दिखने वाले बच्चे के केस को हैंडल कर चुके थे। सिक्योरिटी टीम लीडर जाओ ली और सिक्योरिटी ऑफिसर टांग यान। कैप्टन, वो बच्चा सच में बहुत फियर्स है। सबको पीटकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हूं, पिछली बार हम श्योर नहीं थे कि ये उसी ने किया है या नहीं, लेकिन इस बार विटनेसेस बहुत थे। हमारे डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो गए। कैप्टन, पिछली बार शाओवू ने उसकी फोटो डेटाबेस में डालकर मैचिंग करवाई थी, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब जबकि हमें पता है कि ये सारे केसेस उसी ने किए हैं, फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। चांगयान ने चिंता जताई। जाओली कुछ देर सोचता रहा, फिर भौहें सिकोड़कर बोला, ये मामला अब हमारे लेवल से बाहर जा चुका है। तो क्या एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को रिपोर्ट भेजकर इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वॉल्व करेंगे? हाँ, अब यही एक रास्ता है। जाओ ली ने हल्की सी आ भरी। आज रात हमने घायलों को खुद देखा है। कम से कम कुछ दिन तो हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा। हालांकि इन लोगों ने भी गंदे काम किए हैं, लेकिन ये मरे नहीं हैं। अगर उस बच्चे को जल्दी नहीं रोका गया, तो किसी दिन गलती से किसी को मार भी सकता है। टांगयान ने सिर हिलाया। वो सिर्फ बदमाश गैंग्स को ही टारगेट करता है। इससे साफ है कि उसके दिल में अभी जस्टिस की सेंस है। लेकिन फिर भी हमें उसे रोकना ही होगा, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। अब इन्वेस्टिगेटर को ही एक्शन लेना पड़ेगा। जाओली और टांगयान चलते चलते चीसेहुआ से जुड़े मामलों पर चर्चा करते रहे। ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने हाल के सभी केसेस की डिटेल्स स्टडी की, जहां जहां चीसेहुआ ने एक्शन लिया था। फाइल पूरी होने के बाद जाओली ने उसे एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को फॉरवर्ड कर दिया। अब चीसेहुआ का मामला ऑफिशियली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिशनर केस के इन्वेस्टिगेटर को सौंप दिया गया। बॉस, फैट हाउस हैप्पी वाटर के 4 कैंस दे दो। चीसेहुआ हाथ में 10 युआन का नोट पकड़े उस ग्रोसरी शॉप के मालिक से बोली, जो सुप्रीम ग्लोरी खेलने में डूबा हुआ था।
पैसे टेबल पर रख दो और शेल्फ से खुद उठा लो। गेम के जोश में शॉपकीपर ने बिना सिर उठाए कहा। चीसेहुआ ने पैसे टेबल पर रखे, अंदर जाकर शेल्फ से फैट हाउस हैप्पी वाटर के 4 कैंस निकाले, उन्हें अपने काले प्लास्टिक बैग में डाला और दुकान से बाहर निकल गई। ये इंसान सच में केयरलेस है। अगर मैं चोरी करना चाहूं तो इसे भारी नुकसान हो जाए। चिसुआ ने पीछे मुड़कर उस शॉपकीपर को देखा, फिर सड़क पार वाले पार्क की तरफ चल दी। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ह्वालिंग पार्क में 3 छोटे स्पैरोज जमीन खोद रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बर्ड फूड का एक पैकेट निकाल लिया। शाह शाह शाह। चीसे हुआ वुड्स में गई, जमीन से बर्ड फूड उठाया और चारों वहां से ग्रासी एरिया की तरफ चले गए। पॉप ने फैट हाउस हैप्पी वाटर के 4 कैंस खोल दिए। फिर उसने ढेर सारा बर्ड फूड निकालकर स्पैरोज के सामने रख दिया। 7 रंगों वाली धुंध चिसुआ के शरीर से उठी, उसे कुकून की तरह लपेट लिया। हवा का एक झोंका आया, धुंध उड़ गई और ग्रास पर एक 7 रंगों वाला फूल दिखाई दिया। रात में ज्यादा मत खाना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। एबिलिटी कैंसिल करने के बाद ची सेहुआ ने कहा, ट्विटर पता है, बस थोड़ा सा खाएंगे। तीनों स्पैरोज बोले और थोड़ी बर्ड फूड खाने लगे, साथ में फैट हाउस हैप्पी वाटर के 2-4 घूंट लिए। सेकंड और थर्ड शायद अगले कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। चीसे हुआ ने उनकी साइकिक एनर्जी की हल्की सी फ्लक्चुएशंस महसूस करते हुए कहा, ट्विटर। स्पैरो सेकंड और थर्ड ने जवाब दिया, ट्विटर पता नहीं, ब्रेक थ्रू के बाद तुम दोनों भी मेरी तरह अवेकनिंग एबिलिटी पाओगे या नहीं। स्पैरो बॉस बोला, ये तो लक पर डिपेंड करता है। अवेकनिंग न भी मिले तो कोई बात नहीं, कल्टिवेशन से स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। अगली सुबह आज थोड़ा देर से उठा। कल रात उसने मूवी देखी थी और पता ही नहीं चला कि कब लगभग 1 बजे गए। सुबह 9:30 पर ब्रेकफास्ट करने के बाद लिन फे ने स्पेस टेलीपोर्टेबिलिटी इस्तेमाल की और सीधे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइनिक वेपन शॉप पहुंच गया। आज स्टोर में पेमेंट करनी थी, इसलिए लू जिचियन जल्दी आ गई थी। वेपन शॉप के मैनेजर ली मिन ने अपनी रिस्ट वॉच देखी। 9:35 हो चुके थे, लेकिन अभी तक बड़ा कस्टमर नहीं आया था। लूचियन ने उसकी बेचैनी देख ली। वह बार बार शॉप के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैनेजर ली, अभी तो सुबह है, मिस्टर लिन को आने में थोड़ा समय लग सकता है। ली मिन ने हूं किया, फिर पूछा, मिस्टर लिन ने अराइवल का एग्जैक्ट टाइम बताया था? लुजिचियन ने सिर हिलाया, नहीं, बस इतना कहा था कि वो सुबह आएंगे। एग्जैक्ट टाइम न होना सच में नर्वस कर देता है। कल ही फैक्ट्री को काम शुरू करवा दिया है। मिस्टर लिन, कहीं मुझे डव मत करना। लीमिन मन ही मन बुदबुदाया, वो आ रहे हैं। अचानक लूजिचन ने खुशी से कहा। लीमिन ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। एक युवक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में शांत कदमों से दुकान में दाखिल हो रहा था। लूजिचन और लीमिन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे जल्दी से लिनफे का स्वागत करने पहुंचे। गुड मॉर्निंग, दोनों ने कहा। गुड मॉर्निंग, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। लेट कहाँ है, अभी 10 भी नहीं बजे, हंसते हुए बोला। इसके बाद लूजिचन और लीमिन लिनफे को कैशियर तक ले गए। लिनफे ने बैंक कार्ड निकाला और पेमेंट स्वाइप की। कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप होते ही लीमिन ने राहत की सांस ली। लूजिचियन की मुस्कान और भी चमक उठी। डील कंफर्म हो चुकी थी, बोनस तय था। बाकी का काम आपकी कंपनी पर छोड़ता हूं। पेमेंट के बाद लिनफे ने कहा, मिस्टर लिन निश्चिंत रहिए, हम आपकी ऑर्डर को सबसे जल्दी पूरा करेंगे और हर वेपन क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा। लिमिन ने भरोसा दिलाया। लिनफे ने हल्का सा सिर हिलाया, मुझे और काम है तो मैं चलता हूं। लूजिचन और लीमिन दोनों लिनफे को दुकान के दरवाजे तक छोड़ने आए और उसे जाते हुए देखते रहे, जब तक कि उसकी फिगर नजर से ओझल नहीं हो गई। आज बाहर मौसम बिल्कुल साफ और धूपदार था। लिनफे के घर में इस वक्त सिर्फ चीज से हुआ ही लिविंग रूम में अकेली बैठकर टीवी देख रही थी। तीनों स्पैरो भाई यहां नहीं थे, क्योंकि वे दोबारा एक नया घोंसला बनाने हुए थे। कल चीसे हुआ ने अमीरों से छीनकर गरीबों की मदद वाला काम किया था और पूरे 15 वॉलेट्स हासिल किए थे। हर वॉलेट में कैश ज्यादा नहीं था, लेकिन क्वांटिटी काफी थी। सारी गिनती करने के बाद चीसे हुआ को कुल 5,860 युआन मिले। 4 कैंस फैट हाउस हैप्पी वाटर खरीदने में जो 10 युआन खर्च हुए थे, उन्हें निकालकर आखिरी कमाई रही 5,850 युआन। इस एक एक्शन में इतनी बड़ी कमाई ने चीसे हुआ और लिटिल स्पैरोज को यह एहसास दिला दिया कि पैसे वाला फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। और इसी वजह से
आगे चलकर अगर और ज्यादा पैसे आएं और छुपाने की जगह कम पड़ जाए, इस एम्बैरसिंग सिचुएशन से बचने के लिए खेंगचन शाओ फेज 2 प्रोजेक्ट को दोबारा ऑफिशियली प्रपोज कर दिया गया। पंप पंप तीनों लिटिल स्पैरोज बाहर से बालकनी में घुसे और सीधे लिन फेई के लिविंग रूम में आ गए। चीसे हुआ ने पूछा, दूसरा हिडन मनी नेस्ट बन गया? ट्विटर, हाँ बन गया है, स्पैरो बॉस ने जवाब दिया। काफी फास्ट हो तुम लोग। ट्विटर, एक परफेक्ट बना लिया था तो दूसरा बनाना बहुत आसान था। सेहुआ ने टीवी देखते हुए सोचा हुआ एक आइडिया शेयर किया। कल हमें वॉलेट्स तो बहुत मिले लेकिन मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे लगता है रॉब द रिच हेल्प द पुअर वाला एक्शन कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए। ट्विटर, ठीक है, फिर अगला एक्शन कब शुरू करेंगे? लिटिल स्पैरोज ने पूछा। हम्म सिहुआ ने थोड़ा सोचा। जब सेकंड और थर्ड ब्रेक थ्रू कर जाएं, तब फिर से शुरू करेंगे। वैसे भी हमारे स्मॉल वॉल्ट में अभी कुल 7,150 युआन है, जो काफियो बॉस ने अपने भाइयों की तरफ देखा। ट्विटर, तुम दोनों जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। सेकंड और थर्ड स्पैरो ने पंख फड़फड़ाए। ट्विटर, समझ गए बिग ब्रदर, पूरी कोशिश करेंगे। अब एंटरटेनमेंट टाइम है, पहले टीवी देखते हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक न्यूली ओपन्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पार्किंग लॉट में दो आकर्षक अर्बन ब्यूटीज कार से उतरी। वे थी वांग शाओरू और जो यू। कुछ दिन पहले जो यू ने अपने पेरेंट्स और बेटी के साथ वीडियो कॉल की थी। घर खरीदने की बात निकली और जो यू ने कैजुअली कह दिया कि वो भूल गई थी। इस पर पेरेंट्स ने उसे अच्छी खासी डांट लगा दी। आज सैटरडे था। रेस्ट डे का फायदा उठाते हुए जो हाउस परचेस वो टाल रही थी, उसे फाइनली स्केड्यूल में डालना पड़ा। इसीलिए जोयो वांग शाओरू को साथ लेकर साइट इंस्पेक्शन पर आई। आज वांग शाओरू ने सिंपल लेकिन एलिगेंट व्हाइट सूट पहना हुआ था। कमर पर पतली बेल्ट और नीचे रफल्ड हेम, पूरा लुक इंटेलेक्चुअल चार्म से भरा हुआ। नीचे नैरो व्हाइट स्कर्ट थी, पीछे हल्का स्लिट डिजाइन, वर्किंग वुमेन वाली क्लासी अट्रैक्शन। मौसम काफी गर्म था, इसलिए स्कर्ट के नीचे कोई स्टॉकिंग्स नहीं थी। फिर भी उसके लंबे गोरे पैर इतने स्मूथ और फ्लॉलेस लग रहे थे कि देखने वाले को शक हो जाए कि उसने स्टॉकिंग्स पहनी है या नहीं। जोयू ने फ्लोरल शर्ट और बेज ए लाइन स्कर्ट पहन रखी थी। उसके भी लंबे पैर चमक रहे थे और फ्लोरल शर्ट उसकी कर्व्स को पूरी तरह हाईलाइट कर रही थी। दोनों ब्यूटीज पार्किंग लॉट से सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चली और रास्ते में अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सेल्स डिपार्टमेंट के बाहर कुछ लोग बैनर्स पकड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इन दोनों को देखा, आवाजें अपने आप धीमी पड़ गई। न्यूज में जोये और वांग शाओरू पहले ही जान चुकी थी कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। 3 महीने पहले कुछ लोगों ने यहां घर खरीदे थे। बाद में मार्केट गिरा, प्राइसेस कम हो गए। अब जो पहले खरीदार थे वे पछता रहे थे और प्राइस डिफरेंस वापस मांगने आए थे। जोयू और वांग शाओरू को यह बिल्कुल सही नहीं लगा। प्राइस बढ़ता तो बायर्स एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते, अब गिरा है तो सेलर से डिफरेंस मांगना कहाँ का इंसाफ है? ऊपर से इनमें से ज्यादातर लोग घर रहने के लिए नहीं बल्कि स्पेक्यूलेशन के लिए खरीदे थे। दोनों प्रोटेस्टर्स के सामने से गुजरकर सेल्स ऑफिस में दाखिल हो गई। प्राइस रिडक्शन की वजह से देखने वालों की भीड़ काफी थी। जैसे ही वे अंदर पहुंची, कई मेल सेल्समैन तुरंत उन्हें घेरने आ गए। ये देखकर पास में खाली बैठी फीमेल सेल्स स्टाफ ने होंठ सिकोड़ लिए। साथ ही दोनों की लुक्स और फिगर देखकर अंदर ही अंदर जेलस भी हो गई। जो ये और वांग शाओरू ने मेल सेल्समैन को पोलाइटली मना किया और खुद एक न्यू फीमेल सेल्स स्टाफ को चुन लिया। जब फीमेल सेल्स स्टाफ उन्हें अपार्टमेंट मॉडल देखने ले गई, तो पीछे मेल सेल्समैन ने लंबी सांस ली और दूर खड़ी फीमेल सेल्स स्टाफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के फ्लावर एंड बर्ड मार्केट के पास लिनफे के प्राइवेट वेयरहाउस के बाहर कई बड़े कार्गो ट्रक्स खड़े थे। दर्जनों इन्वेस्टिगेटर्स आसपास गार्ड पर थे। जांग यूरू अपनी स्पोर्ट्स कार से गुजरते हुए रुकी और वेयरहाउस की तरफ देखने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स अंदर बाहर आ जा रहे थे और बॉक्सेस ट्रक्स में लोड कर रहे थे। मिस्टर लिन सच में बिग प्लेयर है, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के साथ भी डील कर रहा है। पता नहीं इस बार क्या गुड्स बेचे हैं। जांग यूरो क्यूरियोसिटी से भर गई और सोचा बाद में वी चैट पर लिनफे से पूछेगी। वेयरहाउस के अंदर बेजिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ को देखकर बेहद एक्साइटेड था। वर्ल्ड चैनल के अगले बदलाव का समय पास आ रहा था। पूरी दुनिया में प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो चुकी थी।
हर देश अपनी पूरी ताकत झोंक कर सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को रिसोर्सेज दे रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल वेपन्स बन सकें। एशिया हेडक्वार्टर्स होने के नाते चाइना के स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके थे। ऐसे में अचानक 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का इंजेक्शन सीधे हाथ में बड़ी वर्किंग कैपिटल दे गया। लिन फे ने मजाक में कहा, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें उधार दे दी। अब हालत यह है कि मैं इतना गरीब हूं कि जेब में आवाज आ रही है। बाकी वो 2500 बॉटल्स रेड ऑइंटमेंट के पैसे जल्दी से मेरी लिंगशी सेविंग्स कार्ड में डाल देना। हनशे ने लिनफे को तिरछी नजर से देखा। अगर तुम गरीब हो तो इस दुनिया में अमीर कोई नहीं है। सीरोंग ने कॉर्नर में रखे रेड ऑइंटमेंट के दर्जनों बॉक्सेस को देखा और सिर हिलाया। ब्यूरो लौटते ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरेंज कर देंगे। ठीक है, यहां मेरा काम हो गया। तुम लोग आराम से मूव करो, मैं पहले निकलता हूं। लिनफे मुस्कुराया और वहां से चला गया। लिनफे अभी अभी वेयरहाउस से बाहर निकला ही था। वह किसी जगह जाकर स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी इस्तेमाल करके घर जाने वाला था कि तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। निकाल कर देखा, वांग शाओरू का कॉल था। हे शाओरू। लिनफे, शाओयुए और मैं थोड़ी ट्रबल में फंस गए हैं, जल्दी यहां आओ। क्या हुआ? शाओयुए को किसी ने टच किया है। "अ, तुम लोग अभी कहाँ हो?" ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जिंगशू रोड पर लियोन कम्युनिटी के सेल्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैं अभी आता हूं। फोन रखने के बाद लिनफे को याद आया कि जिंगशू रोड पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है। उसने उसी रेस्टोरेंट के पास स्पेस ट्रांसमिशन कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। व्हाइट लाइट की एक फ्लैश हुई और लिजिंगशू रोड के पास की एक छोटी एली में प्रकट हो गया। उसने जेब से फोन निकाला, मैप खोला और डेस्टिनेशन डालकर नेविगेशन ऑन कर ली। लियोन कम्युनिटी इस डायरेक्शन में है। लिनफे मैप देखते हुए आगे बढ़ गया। लियोन कम्युनिटी का सेल्स डिपार्टमेंट पूरी तरह चाउस में था। कुछ स्लिक टॉकिंग सोशल टाइप्स ने दो खूबसूरत अर्बन गर्ल्स को घेर रखा था और उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। मैंने पहले ही कहा है, उस आदमी का फेंट होना मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखता। तुमने पंच मारकर उसका सिर हिट किया, तभी तो वो फेंट हुआ। फिर कैसे कह सकती हो कि कुछ नहीं हुआ? मैंने और मेरे ब्रदर्स ने अपनी आंखों से देखा है। सामने खड़ा 40 साल के आसपास का आदमी गले में मोटी गोल्ड चेन डाले ऊंची आवाज में बोला, हाँ हाँ, हमने सबने देखा है, तुमने ही उसे स्टन किया। उसके साथ खड़े छोटे गुर्गे भी बोल पड़े। जो की भौहें सिकुड़ गई। ऐसे रोग्स के सामने उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कहा, सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो, तब देखते हैं तुम लोग क्या कहते हो। उसी वक्त सेल्स लेडी, जो थोड़ी देर पहले जोयू और वांग शाओरू को फ्लैट का लेआउट दिखा रही थी, धीरे से जोयू के पास आई और लो वॉइस में बोली, मिस जो, अभी अभी वाली जगह कैमरा एंगल का ब्लाइंड स्पॉट था, मॉनिटरिंग में कुछ कैप्चर नहीं हुआ। बड़ी गोल्ड चेन वाला आदमी यह सुनकर अंदर ही अंदर राहत की सांस ले बैठा। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जोयू की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, इतनी खूबसूरत दिखने वाली औरत होकर भी दिल इतना क्रूअल। उस बूढ़े पर ऐसा हाथ उठा दिया। हमने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स बस आने वाले हैं, जेल जाने के लिए रेडी रहो। जोयू ने ठंडे भाव से सामने खड़े उस आदमी को देखा जो उस पर उंगली उठा रहा था। उसी समय कॉल खत्म करके लौटी वांग शाओरू ने कहा, शाओयो, लिनफे ने कहा है वो जल्दी पहुंच रहा है। यह सुनकर जोयू ने राहत की सांस ली। उसके मन में आया, लिनफे के आते ही इन सब लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ ही देर में कई सिक्योरिटी ऑफिसर सेल्स डिपार्टमेंट पहुंच गए। थोड़ी जानकारी लेने के बाद उन्होंने सभी से कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो चलना होगा। उसी पल, वेट, इतना ट्रबलसम होने की जरूरत नहीं है, यहीं क्लियर कर लेते हैं। ब्लैक है या व्हाइट, अभी सामने आ जाएगा। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक यंग मैन धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। वह भीड़ को चीरता हुआ सीधे दोनों गर्ल्स के पास पहुंचा। तुम भी कम ट्रबल नहीं हो, लिनफे ने जोये को टीज किया। हे, ये मेरी गलती नहीं है, जोये ने कहा। लिनफे वही बिग गोल्ड चेन वाला आदमी है और उसके साथ खड़े लोग ही शाओयुए पर आरोप लगा रहे हैं, वांग शाओरू ने बताया। लिनफे ने पलटकर उन लोगों की तरफ ठंडी नजर से देखा। उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक बना देते हैं। सर, अभी दोनों साइड्स एक दूसरे पर ब्लेम कर रही हैं और सीसीटीवी में कुछ कैप्चर नहीं हुआ। हमें आपकी फ्रेंड को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा। प्लीज कोऑपरेट। लीड सिक्योरिटी ऑफिसर, उसे लगा कि लिनफे बस दोस्ती निभाने आया है।
लिनफे ने पहले स्की ऑफिसर को जवाबन हीन दिया। उसने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आधा मीटर ऊंचा एक सिंपल ब्रॉन्ज मिरर उसके हाथ में प्रकट हो गया। जो ये और वांग शारू इस मिरर की पावर पहले देख चुकी। आगे हवा में अचानक प्रकट हुआ ब्रॉन्ज मिरर देखकर सब चौंक गए। तुरंत समझ आ गया कि सामने खड़ा युवक एक कल्टिवेटर है। जानकर लोग ये समझ गए कि यह कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट या स्टोरेज टाइप एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। सर, ये लीड सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। ये मिरर एक स्पिरिचुअल वेपन है। इसका फंक्शन थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले इंसिडेंट वाली जगह चलते हैं, लिनफे ने कहा। फिर जोये और वांग शाओरू की तरफ देखा। दोनों समझ गई और तुरंत उसे इंसिडेंट स्पॉट की तरफ ले चली। बिग गोल्ड चेन वाला आदमी थोड़ा घबरा गया। वह कुछ बोलकर रोकना चाहता था, लेकिन पास खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे रोक दिया। इसके बाद सब लोग सेल्स डिपार्टमेंट से निकलकर इंसिडेंट लोकेशन की ओर बढ़े। घटना सेल्स डिपार्टमेंट के पीछे कम्युनिटी गेट पर हुई थी। कुछ देर पहले जोयो और वांग शाओरू सेल्स लेडी के साथ सैंपल फ्लैट देखने के बाद कम्युनिटी में गई थी। घर पसंद आ गया था, इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वापस सेल्स डिपार्टमेंट लौट रही थी। लेकिन कम्युनिटी गेट पर प्रोटेस्ट कर रही भीड़ ने रास्ता रोक रहा था। इंस्पेक्शन के लिए अंदर जाने वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। दो कैंप्स थे और दोनों में कुछ हॉट टेम्पर्ड लोग थे। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ में फंसी जोयू और वंशावरू भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। तभी एक आदमी फेंट हो गया और फिर सब रुक गए। इसके बाद प्रोटेस्ट करने वालों ने जोयू पर आरोप लगा दिया। यही है वो जगह। जोयू ने कम्युनिटी गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। लिनफे ने सिर हिलाया। फिर उसने ब्रॉन्ज मिरर की सरफेस को अपने राइट इंडेक्स फिंगर से छुआ। उसकी उंगलियों से लाइट गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी। ब्रॉन्ज मिरर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से प्यासा हो। वह लिन फे की स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रीडली अब्सॉर्ब करने लगा। इस बार तो इसकी एपेटाइट लास्ट टाइम से ज्यादा लग रही है, लिन फे ने मन ही मन सोचा। जब मिरर ने फाइनली अब्सॉर्ब करना बंद किया, आसपास खड़े लोग मिरर को देख रहे थे। सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि ट्रेजर है। अचानक मिरर से एक बीम ऑफ लाइट निकली और हवा में एक लाइट कर्टन बन गया। सबकी नजरें उस लाइट कर्टन पर टिक गई। कई लोगों ने हैरानी में मुंह खोल लिया। उसी कर्टन में एक फेमिलियर सीन दिखाई देने लगा और वह तेजी से रिवर्स होने लगा। रिवाइंड होता हुआ ठीक घटना से पहले के मोमेंट पर आकर रुक गया, फिर नॉर्मल स्पीड में प्ले होने लगा। सच यहीं सामने आ गया। असल में जब दोनों साइड्स के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई, तो वही आदमी और उसके गुर्गे खेओस का फायदा उठाकर बैड इंटेंशन से आगे बढ़े। उन्होंने भीड़ में फंसी जोयुए और वांग शाओरू को देखा और तुरंत उन्हें घेर लिया। लेकिन इस बार उन्हें हार्ड स्टबल मिल गया था। जोयू एक कदम आगे बढ़ी। उनकी बढ़ती हुई डर्टी हैंड्स को उसने एक झटके में छटक दिया। फिर तेजी से पंच मारा, सीधे सामने आ रहे दो आदमियों के चेहरों पर। इसके बाद उसने एक यिन लेग से तीसरे आदमी पर किक मारी, जो स्नीक अटैक की कोशिश कर रहा था। पूरा सीक्वेंस स्मूथ था, बिना किसी पॉज के। तीनों शॉर्ट स्लीव्ड आदमी सीधे जमीन पर गिर पड़े, कुछ समय के लिए कंप्लीटली अनएबल टू मूव। तीनों छोटे गुर्गों को जमीन पर गिरते देख बिग गोल्ड चेन वाला आदमी चपटकर आगे बढ़ा। जोयो ने हल्के से बॉडी साइड में झुकाई, उसका हमला खाली गया और अगले ही पल जोयो की स्ट्रेट फिस्ट सीधे उसके वेस्ट पर पड़ी। वह आदमी जमीन पर गिरा और कई बार लुढ़कता चला गया। बिग गोल्ड चेन वाला आदमी कमर पकड़कर किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पैर लड़खड़ाए और वह पास खड़े एक बूढ़े आदमी से जा टकराया। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा, उसका सिर जोर से टकराया और वह सीधे फेंट हो गया। ये दृश्य देखकर सब समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी आखिर बेहोश क्यों हुआ था। लाइट कर्टन में चलती हुई तस्वीर देखकर लिनफे ने हल्की सी सीटी बजाई। फिर बगल में खड़ी जो युए की तरफ देखकर कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा फियर्स साइड भी होगा। लिनफे की बात सुनकर जो युए ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई, फिर मुट्ठी बांधकर लिनफे की तरफ कुछ जेस्चर्स किए और काफी सेटिस्फाइड टोन में बोली, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था ना। कॉलेज के समय मैंने कुछ समय बॉक्सिंग सीखी थी। आज तुमने मेरी असली स्ट्रेंथ देख ली। आगे मुझे गुस्सा दिलाने की गलती मत करना, अगर जान बचानी है तो। लिनफे ने जो युए की धमकी को कैजुअली इग्नोर किया और बगल में खड़ी वांग शाओरू से पूछा, शाओरू, तुम्हें भी फाइटिंग स्किल्स आती हैं? हाँ, वांग शाओरू ने सीधे जवाब दिया। हाँ, लिनफे चौंक गया। जोयू को तो कोई हैरानी नहीं हुई,
लेकिन हमेशा शांत रहने वाली वांग शाओरू से ऐसा जवाब सुनकर लिनफे को सच में यकीन नहीं हुआ। लिनफे के सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को देखकर वांग शाओरू मुस्कुराई और बोली, हाई स्कूल के समय मैंने अपने कजिन से कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखी थी। सच्चाई पूरी तरह साफ हो चुकी थी। लिनफे ने टाइम मिरर को वापस डायमेंशन स्पेस में रख दिया। भागो! बिग गोल्ड चेन वाला आदमी चिल्लाया और वह अपने गुर्गों के साथ भागने लगा। पहले से ही उन पर नजर रखे सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत उनके पीछे दौड़े और एक के बाद एक कई लोगों को गिरा दिया। दुर्भाग्य से सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या सीमित थी और कुछ ट्रबल मेकर्स हाथ से निकलने वाले थे। जैसे ही वे कुछ लोग फिसल कर भागने वाले थे, अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी चीज से ठोकर लग गई हो। एक एक करके सब जोर से जमीन पर गिर पड़े। फिर पीछे से पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें दबोच लिया और जमीन पर ही हथकड़ी लगा दी। सभी उपद्रवियों को पकड़ा जाता देख लिनफे ने अपनी थिंकिंग एबिलिटी का असर खत्म कर दिया। चलो, लिनफे ने जो यूए और वांग शाओरू से कहा। रुको जरा, मैंने अभी हाउस परचेस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट वापस चलकर साइन कर लेते हैं, लिनफे ने कहा। इसके बाद तीनों भीड़ से निकलकर सेल्स डिपार्टमेंट की ओर लौट गए। करीब 20 मिनट बाद जोयू ने पेमेंट पूरा किया और ऑफिशियली एक घर खरीद लिया। कीमत थी 24 लाख युआन और एरिया था 120 स्क्वायर मीटर्स। सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकलकर पार्किंग लॉट में कार में बैठते हुए लिनफे ने सीट बेल्ट बांध रही जोयू से कहा, 24 लाख! मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी रिच हो। सच में ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखता। छोटा मोटा पैसा है, ज्यादा नहीं, जोये मुस्कुराकर बोली। ज्यादा तो तुम्हारे अंकल्स और एंट्स का स्पॉन्सरशिप है। शारू होती तो मैं मान भी लेता कि वह इतना पैसा निकाल सकती है, लेकिन तुम, अगर अब बचत करने की आदत नहीं है तो ये रकम निकाल ही नहीं सकती। लिनफे ने सीधे जोयू का जूठ पकड़ लिया। सिर्फ 20 लाख ही तो हैं। मैं कुछ सालों में सेव कर लूंगी। अभी ये पैसा मैंने पेरेंट्स से उधार लिया है, कुछ साल में लौटा दूंगी, से कहा। इस साल तुमने फालतू खर्च नहीं किया है, ऊपर से सैलरी भी बढ़ी है। अगर तुम अपनी करंट कंजम्पशन स्टाइल मेंटेन कर सको तो जल्दी ही ये पैसा सेव हो जाएगा। पैसेंजर सीट पर बैठी वांग जाओरू ने कामली एनालिसिस किया। वैसे अचानक हाउस खरीदने का आइडिया कैसे आया? लिनफे ने क्यूरियोसिटी से पूछा। जोयू ने कार स्टार्ट की और बोली, मेरा तो मन नहीं था। पेरेंट्स ने जोर देकर कहा कि रोंगचेंग में एक घर ले लो। लिनफे ने थोड़ी देर सोचा और वजह समझ गया। मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एडवांस में डाउरी प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि बाद में शादी के समय टेंशन न रहे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। बाद में उनसे बैठकर बात करूंगी। शाओयुए, अब घर खरीद लिया है, रेनोवेशन कब करने का प्लान है? वांग सारू ने पूछा। अभी कोई प्लान नहीं है, फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। जरूरत पड़ेगी तब, डेकोरे ने जवाब दिया। वैसे तुम इस घर को रेनोवेट करा सकती हो। कम्युनिटी वाइटैलिटी जिम और हेल्थ हॉल के बहुत पास है। डेकोरेशन के बाद ऑफिस आने जाने में काफी कन्वीनियंस होगी। सबसे बड़ी बात, रोज थोड़ा ज्यादा सो भी पाओगी, लिनफे ने सीरियस होकर सजेशन दिया। यह सजेशन आते ही कार के अंदर अचानक अजीब सी चुप्पी छा गई। इन दोनों को क्या हो गया? अचानक बोल क्यों नहीं रही? बैक सीट पर बैठे लिनफे ने सिर खुजाया और कंफ्यूज्ड होकर पूछा, तुम लोग अचानक चुप क्यों हो गई? मैं इस घर में कई सालों से रह रही हूं, उससे लगाव हो गया है। हाँ, और इसके अलावा इतने सालों में कम्युनिटी के कई लोगों से जान पहचान हो गई है। अगर फेमिलियर एनवायरनमेंट में चली गई तो बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, जोयू ने कहा। अगर ऐसा है तो बात समझ में आती है। मैं भी अगर अपना करंट घर छोड़ कहीं और लंबे समय तक रहूं तो मुझे भी बहुत अनईजी लगेगा। लिन फेई ने सोचा और माना कि दोनों की बात सही है। लिन फेई के सहमत होते ही आगे की सीटों पर बैठी जोयू और वांग शाओरू के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, ये सब छोड़ो, रोड साइड गाड़ी रोक दो। मुझे कुछ खरीदना है, फिर मैं घर चला जाऊंगा, फिर ने अचानक कहा। आज घर मत जाओ, अभी याद आया आज चिल्ड्रंस डे है। चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। इतनी गर्मी है और चिल्ड्रंस डे पर प्लेग्राउंड में तो बच्चों की भीड़ होगी, रहने दो। लिनफे ने सिर हिलाकर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। शाओयुए, लिनफे सही कह रहा है। अम्यूजमेंट पार्क हम किसी और दिन चले जाएंगे। कल एंशिएंट ट्री रिजर्व चलेंगे।
आज वैसे भी काफी थक गए हैं। अभी लगभग 12 बजने वाले हैं। कहीं बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी शॉपिंग और उसके बाद 2-4 मूवीज देख लेंगे। वांग शाओरू ने सजेशन दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो। जोयू ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अरे, मेरी भी तो कुछ राय है। ये देखकर कि दोनों किसी और टॉपिक पर बात करने लगी, लिनफे समझ गया कि आज घर जाकर आराम करने का ऑप्शन अब मौजूद नहीं है। उसे बस किस्मत एक्सेप्ट करनी पड़ी। जोयो ने रियर व्यू मिरर से देखा। लिनफे जेब से मोबाइल निकालकर चुपचाप मोमेंट स्क्रॉल कर रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, लिनफे, हाल ही में जब मैं फ्री और बोर्ड थी तो मैंने कल्टीवेशन ट्राई की। लेकिन कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मोबाइल से खेलते हुए लिनफे ने सिर उठाया और जवाब दिया, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्यों? सीधी सी बात है, तुम्हारी कल्टीवेशन एप्टीट्यूड बहुत खराब है। लिनफे ने बिना घुमाए फिराए कह दिया। लिनफे, क्या तुम थोड़ा टैक्टफुल नहीं हो सकते? वांग शाओरू ने सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, इसमें टैक्टफुल होने की क्या जरूरत है? यही तो सच है। शाओरू, तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस कैसी चल रही है? लिनफे ने वांग शाओरू से पूछा। मेरी भी शाओयो जैसी ही हालत है। सेकेंड स्टेज के अर्ली फेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गई है। लिनफे ने सिर हिलाया। कल्टीवेशन एप्टीट्यूड जन्मजात होती है। हर किसी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। इस सिचुएशन में फिलहाल उसके पास भी कोई खास सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, जैसा चलता है चलने दो। स्लो है तो स्लो ही सही। वैसे भी शाओरू और मैं एबिलिटीज ज्यादा यूज नहीं करते। कल्टीवेशन में ज्यादा इंटरेस्ट न रखने वाली जोयो ने कैजुअली कहा, तुम तो योगा इंस्ट्रक्टर हो, इसलिए कम यूज करती हो। लेकिन शाओरू एक डॉक्टर है, उसके काम में एबिलिटीज ज्यादा काम आ सकती हैं। लिनफे ने कहा, कोई बात नहीं। पेशेंट्स अगर फटीग रिलीव करने के लिए एबिलिटीज यूज करवाते हैं तो कंपनी की ट्रीटमेंट फी काफी ज्यादा होती है। ऐसे रिक्वेस्ट्स वैसे भी बहुत कम आते हैं। वांगशारू ने समझाया। फ्रंट सीट पर बैठी जोयो और वांगशारू को देखते हुए लिनफे अंदर ही अंदर सोचने लगा, इन दोनों के पास सेकंड स्टेज अर्ली फेज जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी तो है, लेकिन इसके अलावा ये लगभग नॉर्मल लोगों जैसी ही हैं। अगर इन्हें उन मॉन्स्टर हंटर से कंपेयर करें जिनकी स्ट्रेंथ भी सेकंड स्टेज अर्ली फेज की होती है, तो अगर हंटर्स की कॉम्बैट पावर 100 मानी जाए तो इन दोनों की शायद 10 भी नहीं होगी। रियर व्यू मिरर में लिनफे को खोया हुआ देखकर जोयुए ने क्यूरियोसिटी से पूछा, लिनफे, क्या सोच रहे हो? हाँ? जोयो की आवाज सुनकर लिनफे होश में आया और कैजुअली बोला, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेजने की सोच रहा है। बिजनेस ट्रिप? जोयो और वांगशाओरू ने एक साथ पूछा। लिनफे ने कहते हुए एक्सप्लेन किया, पिछली बार जैसा ही है, बस इस बार नॉर्थ जाना पड़ेगा। डिटेल्स अभी बता नहीं सकता। नॉर्थ कब जा रहे हो? जोयो ने पूछा। ट्रिप कितने दिनों की होगी? वांगशाओरू ने अगला सवाल किया। टाइम अभी कंफर्म नहीं है। 15 तारीख से पहले कभी भी जा सकता हूं। कितने दिन लगेंगे ये भी नहीं पता, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, लिनफे ने कहा। कार के अंदर फिर से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जोयू ने नाराजगी से कहा, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो में इतने इन्वेस्टिगेटर्स हैं और तुम कोई ऑफिशियल भी नहीं हो, बस टेम्पररी वर्कर हो। फिर भी हर बार तुम्हें ही क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि मैं केपेबल हूं। एक मैं 10 के बराबर हूं, इसलिए उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है, लिनफे ने गर्व से कहा। खत, मौका मिलते ही हवा में उड़ने लगते हो। जोयू ने उसे एक नजर में घूरा। तुम्हारा बर्थडे कुछ ही दिनों में है। अगर इस टाइम तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर बुला लिया गया तो बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा, वांगचाओरू ने थोड़ी उदासी से कहा। अगर मिस हो गया तो क्या कर सकते हैं? वैसे भी मुझे पर्सनली बर्थडे मनाने से खास फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग ही हो जो पिछले कुछ सालों से जबरदस्ती सेलिब्रेट करवाती हो, लिनफे ने बेपरवाही से कहा। ऐसे कैसे चलेगा? बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइविंग सीट पर बैठी ने गुस्से में कहा। लिनफे सही कह रही है, बर्थडे सच में इंपॉर्टेंट होता है। हम इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए गिफ्ट चुनते हैं और तुम ऐसे कहते हो, ये हमें हर्ट करता है। वंगशाओरू भी थोड़ी नाराज लग रही थी। अरे, इन दोनों की रिएक्शन इतनी स्ट्रांग होगी, ये मैंने नहीं सोचा था।
लगता है मैंने इनके लिए बर्थडे की इंपॉर्टेंस को सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर लिया। लिनफे ने खुद को गिल्टी महसूस किया और तुरंत एटीट्यूड बदलते हुए बोला, मेरी गलती है। मुझे ऐसे कैजुअली नहीं बोलना चाहिए था। थैंक्स कि तुम लोग मेरे बर्थडे की इतनी केयर करती हो और इतने मन से गिफ्ट प्रिपेयर करती हो। जोयो और वांग शाओरू ने देखा कि लिनफे सिंसियरली गलती मान रहा है, तो दोनों के चेहरे पर सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। वैसे तुम दोनों ने गिफ्ट भी तैयार कर लिया है। बताओ ना क्या है? लिनफे ने मौका देखकर पूछ लिया। सीक्रेट ने बहुत सीरियस टोन में कहा। इतनी जल्दी जानने की जरूरत नहीं। बर्थडे गिफ्ट बर्थडे के दिन ही रिवील होता है। पहले से बता दिया तो मिस्ट्री ही नहीं रहेगी। वांग शाओरू मुस्कुराई। वुमेन सच में इमोशनल क्रीचर्स होती हैं। सच कहूं तो मुझे गिफ्ट पता चलने की उतनी चिंता नहीं है, लेकिन तुम दोनों की ये मिस्टीरियस स्माइल्स मुझे थोड़ा क्यूरियस जरूर बना रही हैं। लिनफे ने बुदबुदाया। फिर उसने कहा, काफी टाइम हो गया फ्राइड चिकन बर्गर खाए हुए। लंच में खाइफेंग फूड चलते हैं। हाँ, ओके। आसमान में सूरज पूरे जोश के साथ चमक रहा था और तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सच में बर्दाश्त करना मुश्किल था। मुझे पता है। पेड़ों पर बैठे सिकाडास इस गर्मी में खुशी खुशी शोर मचा रहे थे। सड़क पर चल रहे लोग छांव ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज महीने का पहला दिन था। नॉर्मली ज्यादातर बॉसेस इस दिन सैलरी नहीं देते, लेकिन लिनफे उन फ्यू एक्सेप्शंस में से था। टिंग। ग्राउंड फ्लोर के स्टोरेज रूम में रखे माइक्रोवेव की आवाज आई। बायशी ने आवाज सुनते ही समझ लिया कि खाना गर्म हो गया है। उसने माइक्रोवेव खोला और अपना लंच बॉक्स निकाल लिया। आज का खाना उसकी माँ ने तैयार किया था। गार्लिक वाटर स्पिनच, फ्राइड टोफू, ऑयल में ब्रेज्ड श्रिम्प और उसकी माँ की स्पेशलिटी डिश, ब्रेज्ड लायन हेड। जैसे ही बायशी गरम खाना लेकर कैशियर काउंटर की ओर लौटी, उसकी जेब में रखा फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। लिनफे का वीचैट मैसेज था। बॉस, मैंने तुम्हारी सैलरी भेज दी है, ध्यान से चेक कर लेना। इंटरफेसेस स्विच किया और बैंक मैसेज खोला। एसएमएस में लिखा था, बैंक कार्ड में 43,000 युआन जमा हुए हैं। ध्यान देने वाली बात ही कि ये उसकी एक्चुअल सैलरी का सिर्फ आधा हिस्सा था। बाकी आधा लिनफे ने उसके पुराने कर्ज की रिपेमेंट के लिए काट लिया था। महीने में फ्लो शॉप की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही थी। शॉप खुलने के बाद की सबसे ज्यादा सेल्स। हालांकि बी को कल ही अंदाजा हो गया था कि बोनस के साथ सैलरी कितनी आएगी। फिर भी जब सच में 43,000 युआन अकाउंट में आए तो उसे अब भी थोड़ा अनरियल लग रहा था। वह बैंक बैलेंस चेंज वाले मैसेज को खाली नजरों से देखती रही। कई मिनट बाद ही उसे होश आया। आखिर हैरान होना भी तो जायज था। उसकी माँ की मंथली सैलरी सिर्फ 3,200 युआन थी और यहाँ आधी सैलरी कटने के बाद भी 43,000 युआन बचे थे। इतनी रकम कमाने के लिए उसकी माँ को एक साल से भी ज्यादा काम करना पड़ता। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक शॉपिंग प्लाजा में लिनफे कैफेंग फूड खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था, जबकि जोयू और वांग शाओरू को उसने पहले ही भेज दिया था सीट पकड़ने के लिए। आह, मुझे आज बाहर ही नहीं आना चाहिए था। हर जगह पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। लाइन में खड़े लिनफे ने चारों ओर नजर दौड़ाई और चिल्ड्रंस डे की असली ताकत महसूस की। चारों तरफ चहचहाते, शोर मचाते बच्चे। नॉइज लेवल कई गुना बढ़ चुका था। कुछ पेरेंट्स तो ठीक थे, बच्चों का ध्यान रख रहे थे, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप ऐसा भी था जो मोबाइल में डूबा हुआ था और बच्चों को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। बच्चे दुकान के अंदर इधर उधर दौड़ रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बेहद अनोइंग। डिंग डोंग। फोन की आवाज आई। लिनफे ने जेब से मोबाइल निकाला। थैंक यू बॉस, सैलरी रिसीव हो गई है। लिनफे ने स्क्रीन पर टैप किया और रिप्लाई किया, ठीक है। पिछले महीने तुमने बहुत मेहनत की है। इस महीने थोड़ा आराम करो। रेस्ट डे पर दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। ओके बॉस। ये लड़की इतनी आसानी से मान भी गई। लगता है मेरी बातों को सच में दिल से ले रही है। और बेबस होकर सिर हिला दिया। जो इंसान तुम्हारे लिए पैसे कमाए, दुकान को इतनी अच्छी तरह मैनेज करे, ऐसे मेहनती और सिंपल एम्प्लॉय के सामने बॉस होकर भी लिनफे कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो सकता था। फिलहाल छोड़ देना ही बेहतर था। अब लिनफे की बारी आई। उसने फोन पॉकेट में रखा, काउंटर के मेन्यू की ओर इशारा किया और वेटर से बोला, इस बर्गर के 3, चिकन राइस नूडल्स के 3, चिकन रोल्स के 3, फ्रेंच फ्राइज के 3 और एक फैमिली बकेट दे दीजिए। कुछ देर बाद पेमेंट करके लिनफे केफेंग फूड से भरी बड़ी ट्रे लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा और जो ये वो वांग शाओरू को ढूंढने लगा।
रोड साइड ग्लास विंडो के पास दूर से कोई हाथ हिलाता दिखा। वो जोई थी। बैंग! लिनफे उनके पास पहुंचा, खाना टेबल पर रखा और बैठते हुए बोला, तुम दोनों ने अंदर की इतनी बढ़िया जगह ढूंढ ली। हम भी क्या करें? आज लोग ही लोग हैं। जोयू ने फैमिली बकेट से एक फ्राइड चिकन लेग उठाते हुए कहा, आज बच्चों की संख्या वाकई बहुत ज्यादा है। वंशारू ने केचप का पैकेट उठाकर खोलते हुए कहा, चिल्ड्रंस डे है, नॉर्मल है। अभी थोड़ी देर पहले जोयो प्लेग्राउंड जाने की बात कर रही थी। वहां तो यहां से भी ज्यादा बच्चे होते। लिन फेई ने बर्गर खोलते हुए कहा, शुक्र है तुमने जोर नहीं दिया, वरना इतनी गर्मी में क्राउडेड अम्यूजमेंट पार्क जाना प्योर टॉर्चर होता। कल शाओयुए तो अपनी रिजुविनेशन एबिलिटी यूज करके बच्ची बनना चाहती थी और आज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वांग शाओरू ने फ्रेंच फ्राइज खाते हुए सीक्रेट रिवील किया। बाद में याद आया कि आज अंकल आंट के साथ हाउस देखने जाना है, तो आइडिया ड्रॉप कर दिया। लिनफे ने बर्गर खत्म किया, फिर चिकन रोल उठाया और जोयू की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, हम अब अंकल आंट लेवल पर पहुंच चुके हैं। चिल्ड्रंस डे की एक्साइटमेंट में मत कूदो। बर्गर खाते हुए जोयू ने उसे घूरा और बोली, मैं आंटी वाली बात नहीं मानती। जब तक दिल में चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, एज कोई मैटर नहीं करती। चाइल्ड लाइक इनोसेंस? मुझे तो लगता है बॉडी ही बड़ी हुई है, अंदर से तो तुम अब भी बच्ची ही हो। लिनफे ने जोयू की स्लिम फिगर और उसकी यूजुअल स्टाइल याद करते हुए मन ही मन सोचा, मैंने अभी फोन पर चेक किया, हाल ही में 3 मूवीज रिलीज हुई हैं, 2 डोमेस्टिक और एक फॉरेन। वांग शाओरू ने हाथ टिश्यू से पोंछते हुए कहा और फोन निकालकर ट्रेलर्स दिखाए। हम तीनों देखें या सिर्फ 2 चुने? मुझे तो तीनों ही अच्छी लग रही हैं। क्यों न तीनों देख लें? जोयो ने इंट्रोडक्शंस देखकर एक्साइटेड होकर कहा। जोयो, सीरियसली? तीनों मूवीज की एवरेज लेंथ लगभग 130 मिनट्स है। तीनों देखें तो कम से कम 6 घंटे लगेंगे। वेटिंग टाइम जोड़ो तो करीब 7 घंटे। बहुत लंबा हो जाएगा। मैक्सिमम 2 मूवीज ठीक रहेंगी। लिनफे ने प्रपोजल रिजेक्ट किया। 2 और 3 में ज्यादा फर्क नहीं है। मूवी देखते वक्त टाइम वैसे भी ऊ ने काउंटर किया। पिछले साल नेशनल डे पर याद है, हम दोपहर 1 बजे से रात बजे 8 बजे तक लगातार मूवीज देखते रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी फेवरेट सीक्वल्स थी। ये नई मूवीज तो उस लेवल की नहीं है। लिनफे ने मन ही मन बुदबुदाया। सत्सुकी, मुझे भी लगता है टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर तीनों मूवीज देख ली तो शॉपिंग का टाइम नहीं, कैजुअली कहा। शॉपिंग का टाइम नहीं बचेगा? ये तो शानदार बात है। इतनी गर्मी में शॉपिंग और सिनेमा में से चुनना हो तो लिनफे बिना सोचे सिनेमा चुनेगा। उसकी आंखें चमक उठी। हम ठीक है, तो फिर 2 मूवीज ही देखते हैं। शॉपिंग के लिए थोड़ा टाइम रखेंगे, मैंने सोचकर कहा। अहम। लिनफे ने जानबूझकर खांसते हुए कहा, मैंने सीरियसली सोचा है और मुझे लगता है हमें तीनों मूवीज देखनी चाहिए। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे टाइम बहुत लंबा है, अचानक चेंज क्यों? जोयू ने अजीब नजर से पूछा। पिछली बार हम 3 मूवीज लगातार 2 साल पहले देख पाए थे। वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। शॉपिंग से बचने की पूरी कोशिश करते हुए लिनफे ने तर्क दिया। 2 साल बाद थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी ठीक रहेगा। ठीक है, जब लिनफे भी अपोज नहीं कर रहा तो तीनों मूवीज ही देख लेते हैं। वांग शाओरू मुस्कुराते हुए बोली। लिनफे और जोयू एक साथ उसकी ओर मुड़े। वांग शाओरू ने फोन उठाया और ऑनलाइन तीनों मूवीज के टिकट्स बुक करने लगी। डिसीजन फाइनल होते ही जोयू ने टॉपिक छोड़ दिया और आधा खाया हुआ बर्गर फिर से उठाकर खाने लगी। लिनफे ने बर्फ के साथ फैट हाउस हैप्पी वाटर का एक सिप लिया और दिल ही दिल में खुश हुआ कि उसने गर्मी में शॉपिंग से समझदारी से बचाव कर लिया। उसी पल उसकी नजर सामने बैठी वांग शाओरू पर पड़ी। वो मोबाइल से टिकट्स बुक कर रही थी। होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी।